फंड समझते हैं। इसमें फंड्स क्या होता है, देखो, जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो कहीं डालना पड़ेगा, कहीं रखना पड़ेगा, तो एक बैंक अकाउंट की तरह होता है फंड। ठीक है, तो कितने तरह के अकाउंट हो सकते हैं। एक होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें जो रेवेन्यू सरकार रिसीव करती है, टैक्स यानी कि, ठीक है, लोन्स जो सरकार लेती है, ठीक है। एक होता है मतलब ट्रेजरी बिल इशू करके लोन्स ले सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, बिल इशू किया यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड ये इशू करके गवर्नमेंट लोन ले रही है। दूसरा होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है, जब पैसों की कमी होती है और सरकार को डेफिसिट महसूस हो रहा होता है, बजट डेफिसिट, तो कहाँ से पैसा लेगी सरकार, पहले आरबीआई के पास जाएगी। तो आरबीआई से जो पैसा लिया जाता है उसे वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का लोन होता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी को गवर्नमेंट ने लोन दिया और वो लोन किसी ने पूरा का पूरा चुका दिया, तो वो जो रीपेमेंट ऑफ लोन्स हो रहा है वो भी सीएफआई में आएगा। ठीक है, वो पैसा सीएफआई में डाला जाएगा या निकाला जाएगा, इनको भी देना होगा। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालना है या खर्च करना है, उसके लिए लॉ चाहिए। बिना लॉ के पैसा ना निकाला जा सकता है ना डाला जा सकता है उसमें। ठीक है, तो बजट एक प्रोसेस होता है। ठीक है, बजट ध्यान रहे, बजट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, इसको कहते हैं हम लोग एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, और ये आर्टिकल 112 में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है। बजट में क्या होता है, हर एक मिनिस्ट्री जो होती है एक डिमांड फॉर ग्रांट करती है, मतलब वो डिमांड करती है कि हमको ग्रांट चाहिए, डिमांड फॉर ग्रांट होगा। ठीक है, हमको इतना पैसा चाहिए। ये अगर डिमांड फॉर ग्रांट बिल के तौर पे एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये पास हो जाने के बाद, जैसे बहुत सारे मतलब डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं, वो पास होते जाते हैं, मतलब उनमें रीडिंग 3 रीडिंग के थ्रू होता है, अगर ज़्यादा डिटेल में समझना हो, बाकी एक अलग वीडियो रहेगा इसके ऊपर। तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग कमिटीज़ के पास जाती हैं, कमिटीज़ फर्दर डिस्कस करती हैं और तीसरे रीडिंग में पास किया जाता है। तो ये अगर ये पास हो रहा है तीसरे रीडिंग के हिसाब से, तो ये डिमांड फॉर ग्रांट पास होते जाएंगे और फाइनली ये सब पास होकर के एक एक्ट का फॉर्म लेंगे। उस एक्ट को कहते हैं हम एप्रोप्रिएशन एक्ट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल से, एप्रोप्रिएशन यानी मनी एप्रोप्रिएट करना। हर एक मिनिस्ट्री ने ग्रांट मांगा, वो मनी एप्रोप्रिएट किया गया। जैसे किसी ने 1 लाख करोड़ मांगा, किसी ने 2 लाख करोड़ मांगा, तो इतना पैसा एप्रोप्रिएट किया गया उनको। तो एप्रोप्रिएशन एक्ट एक रूप होता है, प्लस फाइनेंस एक्ट, मतलब ये पैसा खर्च करने का सोर्स हो गया, और फाइनेंस एक्ट क्या हो गया, पैसा निकालने का, मतलब गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए कहाँ से आएगा, टैक्स लगा के आएगा। तो फाइनेंस एक्ट जो होता है, ठीक है, वो होता है टैक्स लेने के लिए, टैक्स लगाने के लिए। ठीक है, इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड, ये बजट होता है बेसिकली समझाने के लिए। तो जो पैसा कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएशन एक्ट से खर्च कर रही है और फाइनेंस एक्ट से कलेक्ट कर रही है, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू हो रहा है। एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, ये जो फंड होता है इसमें जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही ऑपरेट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई नया अकाउंट बनाया गया। लेकिन ये सारे ट्रांजैक्शन को हटा दो तो जो बाकी के ट्रांजैक्शन बचते हैं, जनरली ये बैंकिंग के नेचर में होता है, बैंकिंग यानी बैंक वाले टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे पीएफ डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड का जो डिपॉजिट हुआ, जुडिशियल डिपॉजिट, जुडिशियल ने कुछ पनिशमेंट दिया, उसका डिपॉजिट देना होता है। सेविंग बैंक यानी जैसे पोस्ट ऑफिस बैंक, एसबीआई, इनका पैसा। और रेमिटेंसेज, एसबीआई का अपना पैसा होता है, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा था। ठीक है, रेमिटेंसेज जो सरकार को बाहर से पैसा आ रहा हो रेमिटेंसेज के तौर पे, वो। तो ये सब चीज़ें पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में कैलकुलेट होती हैं और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाती है, लेकिन ये 2 अलग अलग तरह का अकाउंट है। फिर तीसरा फंड होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी का मतलब ये होता है इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है और टाइम टू टाइम इसमें पैसा जाते रहता है। ये 1950 में पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनाया गया था। ठीक है, पार्लियामेंट ने इसे बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करके। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी के अंडर में होता है। फाइनेंस सेक्रेटरी यानी एग्जीक्यूटिव, देखो क्या होता है, प्रेसिडेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है, एक्चुअल में तो मिनिस्ट्री ऑपरेट कर रही है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनके अंडर में ये फंड आता है। तो ये फंड इशू कर दिया जाता है, पैसे जैसे इमरजेंसी आया, 1000 करोड़ की ज़रूरत है तो अचानक से पास कर दिया गया। उसके बाद में पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है। यहाँ पार्लियामेंट्री अप्रूवल पहले होता है, यहाँ पार्लियामेंट्री अप्रूवल बाद में होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा बेसिक। अब इस वीडियो में हम ऑडिटिंग के बारे में समझेंगे। ठीक है, ऑडिटिंग से पहले पार्लियामेंट्री कमिटी समझ लो क्या होता है। पार्लियामेंट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की एक बॉडी होती है। वो क्वेश्चन करती है, वो सवाल उठाती है, अकाउंटेबिलिटी तय करती है एग्जीक्यूटिव की। लेकिन क्या होता है, इतना डिसरप्शंस होता है तो क्या पूरे तरीके से वहाँ पे डिस्कशंस हो सकते हैं अच्छे तरीके से, अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी तो तुमने देखा ही होगा मानसून टाइम पे 17% टाइम के लिए बस पार्लियामेंट फंक्शन की है, मतलब उसने डिस्कस किया है कुछ। तो इसके लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं जहाँ पे दोनों तरह के लोग होते हैं, मतलब
ऑपोजिशन पार्टी से भी होते हैं लोग, रूलिंग पार्टी से भी लोग होते हैं, लोकसभा के भी लोग होते हैं जनरली, और राज्यसभा से भी लोग होते हैं। ठीक है, इनको जो फॉर्मेशन करने का काम होता है ये चेयरपर्सन करते हैं। जैसे राज्यसभा के केस में चेयरपर्सन फॉर्म करते हैं और लोकसभा के केस में स्पीकर फॉर्म करते हैं। ये नॉमिनेटेड मेंबर से भी मिलके बनता है और इलेक्टेड मेंबर से भी मिलके बनता है। ठीक है, तो अब टाइप्स देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं और वो डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। उनके पास थोड़ा सेक्रेटेरिएट होता है उनका खुद का, वो उनको हेल्प करता है फंक्शन में। ठीक है, इस तरह से अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है एग्जीक्यूटिव्स की। तो एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, एक होता है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी यानी ये परमानेंट टिके रहते हैं, मतलब रहते हैं। एडहॉक कमेटी जब इनकी ज़रूरत होगी तब इनको फॉर्म किया जाएगा। एडहॉक कमेटी पहले समझ लेते हैं। एडहॉक कमेटी में एक इंक्वायरी कमेटी होता है, एक एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी फॉर्म किया जाता है कुछ एडवाइस लेने के लिए, कुछ सजेशंस के लिए। इंक्वायरी कमेटी होती है जब कुछ इंक्वायरी करना हो। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है जो राफेल डील में कांग्रेस बार बार डिमांड कर रही है जॉइंट कमेटी बनाने की, जॉइंट कमेटी ऑन राफेल, वो यही है। इंक्वायरी कमेटी जॉइंट कमेटी के तौर पे काम करता है। जिस हाउस को लगता है कि जॉइंट कमेटी बननी चाहिए वो हाउस पास करेगा एक बिल। ठीक है, मतलब बिल नहीं, सॉरी, एक रेजोल्यूशन पास करेगा। ठीक है, और रेजोल्यूशन पास होने के बाद दूसरे हाउस के पास जाएगा और दूसरे हाउस में बोला जाएगा कि आप चुन के मेंबर्स को भेज दीजिए। जैसे इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, इन्होंने अपने मेंबर्स बना लिए एक हाउस ने, और दूसरा हाउस अपने हाउस को अपॉइंट कर लेगा नॉमिनेट करके। ठीक है, ये दोनों मिलके जॉइंट कमेटी बन गई इनकी, दोनों हाउसेस की, और ये फिर इंक्वायरी करेंगे। तो ये एक टाइप हो गया इंक्वायरी एडवाइजरी। अब स्टैंडिंग कमिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग कमिटीज़ के भी टाइप होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल कमिटीज़ जो ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा एग्जाम रेलिवेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। फाइनेंशियल कमिटीज़ 3 तरह की होती है। सबसे पॉपुलर है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये बहुत पॉपुलर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी रहती है और ये अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स कराती है एग्जीक्यूटिव्स की। ठीक है, एस्टिमेट्स कमेटी एस्टिमेट को देखती है, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 तरह की फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं। फिर और भी कमिटीज़ होती हैं, लेकिन जो ये 2 हैं ये ज़्यादा मेन है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ये 24 होते हैं। ठीक है, इनका नंबर टोटल 24 है। और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ परमानेंट बॉडी हैं और ये अकाउंटेबिलिटी तय करती हैं फाइनेंशियल स्फेयर में और बिल के रिस्पेक्ट में, बजट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जैसे कई बार तुमने देखा होगा कि एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी एक बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडिंग कमेटी, इस तरह की कमिटीज़ बनी रहती हैं। आगे बढ़ते हैं हम, पब्लिक अकाउंट कमेटी समझते हैं क्या होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में फॉर्म हुआ था पहली बार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसमें टोटल 22 मेंबर हैं एट प्रेजेंट, जिसमें 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। ये सारे लोग इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, यानी कि हर पार्टी वाले, जैसे कांग्रेस के मान लो 10% सीट हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में या लोकसभा मान लेते हैं, तो 10%, तो ये 15 के 10% कितने होते हैं? 1.5, तो 1.5 यानी 2 मेंबर्स कांग्रेस के जाएंगे। समझ गए? इस तरह से हर पार्टी को यहाँ प्रेजेंटेशन मिलता है। तो ये बॉडी एक तरह से नॉन पार्टीशन वे में, यानी किसी का साथ ना देते हुए काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि हर तरह के मेंबर यहाँ पे हैं और ये लोग एक मैटर को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये तरीका है, इससे वोटिंग होता है। ठीक है, 1 साल का टर्म होता है, फिर अगले साल के लिए फिर वोटिंग होती है, दोबारा चुना सकते हैं या 2 नए लोग आएंगे। ठीक है, मिनिस्टर्स मेंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर्स ऑलरेडी मिनिस्टर है, उनके पास अपना काम है। ठीक है, और वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते ना, फिर ये कहा जाएगा कि लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव भी मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो है ही एग्जीक्यूटिव मिक्स। ठीक है, चेयरमैन, जो इन पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, इसको जो चेयरमैन होंगे उसको अपॉइंट करने का काम स्पीकर है, स्पीकर करेंगे इन लोगों में से। जैसे 15 + 7 22 लोग इसमें अपॉइंट करने का काम चुन के स्पीकर का काम रहेगा। ठीक है, और 1967 के पहले क्या होता था, ये जनरली रूलिंग पार्टी से रहते थे, लेकिन 1967 के बाद से कन्वेंशन है, कहीं लिखा नहीं है, बस एक कन्वेंशन बन गया कि अपोजिशन पार्टी के लोग जनरली चेयरमैन बनते हैं। ठीक है, जो कैग होता है, कैग 3 रिपोर्ट सबमिट करता है। एक रिपोर्ट का नाम है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट रहता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझिएगा कि बजट में हमने डिस्कस किया था, यहाँ देख लो। बजट में खर्चा साइड होता है, इनकम साइड होता है। जो एक्सपेंडिचर साइड होता है उसी को एप्रोप्रिएशन एक्ट कहते हैं। लोग डिमांड फॉर ग्रांट करते हैं, पास होने के बाद एप्रोप्रिएशन एक्ट, इतना पैसा सबको एप्रोप्रिएट किया जा रहा है। तो इसी जो खर्चा एलोकेट किया गया है, वो खर्चा उतना ही किया गया है मिनिस्ट्री द्वारा जितना उनको एलोकेट किया गया था। कि एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है कि उसमें प्रूडेंस था कि नहीं, इकोनॉमी थी कि नहीं, एफिशिएंसी थी कि नहीं, मतलब अगर कहीं 100 करोड़ खर्च करना है तो वहाँ 200 करोड़ तो नहीं खर्च कर दिया गया। इस तरह की चीज़ों को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला जाता है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, यानी इनकम यानी टैक्स जो लगाया गया वो सही तरीके से लगाया गया कि नहीं, इसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट होता है। एक ऑडिट रिपोर्ट होता है पब्लिक अंडरटेकिंग, जैसे रेलवे अंडरटेकिंग है, पोस्ट ऑफिस अंडरटेकिंग है, तो इस तरह के जो अंडरटेकिंग्स होते हैं उनके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट होता है। गवर्नमेंट कंपनीज को भी कई बार पब्लिक अंडरटेकिंग्स मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये ऑडिट रिपोर्ट उन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के ऊपर रहता है। तो ये तीनों अकाउंट के ऊपर
कैग अपने रिपोर्ट बनाता है और ये तीनों रिपोर्ट जो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट फिर इनको पार्लियामेंट में देते हैं, पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं। और पार्लियामेंट की जो पीएसी है यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से इसको कंफ्यूज मत कर लेना, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एक फंड था, ठीक है, और ये एक कमेटी है, ये कमेटी काफ़ी पावरफुल है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया वो अकाउंट था जिसे यहाँ देख लेते हैं। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बैंकिंग ट्रांजैक्शन नेचर के थे, पीएफ डिपॉजिट, जुडिशियल डिपॉजिट, ये पैसे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाते थे। और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी अलग है। पब्लिक अकाउंट कमेटी एक कमेटी है जो एग्जामिन करता है कैग के रिपोर्ट्स को, और ये पार्लियामेंट्री कमेटी है और ये इंश्योर कराता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये तीनों अकाउंट, ऑपरेशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट, ये दोनों बजट वाले होंगे। और पब्लिक अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कंपनीज, इनके ऑडिट रिपोर्ट जो कैग बनाता है उसको ये लोग एग्जामिन करते हैं पैक वाले, और उसके ऊपर अपना रिव्यू देते हैं, ठीक है। तो अब तक समझ में आ गया होगा पैक क्या है। पैक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। एस्टिमेट्स कमेटी क्या है? एस्टिमेट्स कमेटी 1921 में फॉर्म हुआ था, फिर बाद में मॉडर्न इंडिया में 1950 में दोबारा इसको बनाया गया, जॉन मथाई के रिकमेंडेशन। जॉन मथाई उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसमें टोटल मेंबरशिप 30 होता है, ठीक है। पिछले वाले में 22 था, इसमें 30 है। और 30 जो मेंबर्स हैं ये लोकसभा से रहते हैं पूरे के पूरे, कोई भी राज्यसभा का मेंबर इसमें नहीं रहता है। और इसमें मिनिस्टर तो रहेंगे नहीं, इलेक्टेड रहते हैं ये लोग सारे के सारे। और ये सारे इलेक्टेड कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी हर पार्टी का इसमें प्रेजेंटेशन होगा, लोकसभा के हर पार्टी का प्रेजेंटेशन होगा। चेयरमैन अपॉइंट करते हैं स्पीकर को, यानी इलेक्शन नहीं होता है, अपॉइंटमेंट होता है स्पीकर का। और ये जनरली जैसे वो पिछला वाला हमेशा अपोजिशन से होगा, ये हमेशा रूलिंग पार्टी से होगा। एस्टिमेट कमेटी का काम क्या है? जैसे बजट एस्टिमेट बनता है कि हाँ इस साल हम इतना खर्चा करेंगे, इस साल इतना यहाँ एजुकेशन में इतना खर्चा करेंगे, तो उस एस्टिमेट को एफिशिएंट तरीके से उसमें इकोनॉमी लाने के लिए, उस पब्लिक एक्सपेंडिचर में इकोनॉमी लाने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को एक तरह से सपोर्ट कर रहा होता है कि गवर्नमेंट का जो बजट हो ज़्यादा एफिशिएंट बने, ठीक है। ये अकाउंटेबिलिटी ये भी इंश्योर कराती है, लेकिन इसका अलग था। और ये सारी कमिटीज़ जो हैं पोस्टमार्टम नेचर की, यानी खर्चा होने के बाद ये उसको एग्जामिन करती हैं कि जैसे खर्चा हो गया उसके बाद एग्जामिन करती है कि क्या और अच्छा किया जा सकता था, किस तरह से एफिशिएंसी लाई जा सकती थी। अब बात करते हैं तीसरी कमेटी की। तो अब तक हम क्या क्या बात कर चुके हैं? पैक हो चुका है यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा था एस्टिमेट्स कमेटी, और ये तीसरी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 1964 में फॉर्म हुआ था, रिकमेंडेशन कृष्णा मेनन के कमेटी रिकमेंडेशन पे, ठीक है। 22 लोग हैं इसमें, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से, ये सारे इलेक्टेड होते हैं। और इलेक्शन का प्रोसेस बता चुका हूँ, पुराना वाला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कोई मिनिस्टर नहीं होता है। चेयरमैन अपॉइंट करते हैं स्पीकर को, और स्पीकर हमेशा लोकसभा से होगा, राज्यसभा से इवन दो मेंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे लोकसभा से हमेशा एक मेंबर रहेगा, ठीक है। अपोजिशन से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस्टिमेट्स कमेटी में बस लीडर रूलिंग पार्टी से हमेशा रहता था उसका चेयरमैन, ठीक है, चेयरपर्सन। अब डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़, ये डिटेल स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, इनका काम फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी तय करना रहता है। ये ज़्यादा अच्छे से स्टडी करते हैं चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब टॉपिक्स वाइज बने होते हैं बहुत सारे। टोटल इनका नंबर कितना है? 24 टोटल है। 2004 में 24 हो गए थे, पहले 17 थे। तो 16+8 जो 8 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ये राज्यसभा के अंडर में आती है। राज्यसभा इनसे सवाल जवाब करता है, ठीक है, मतलब राज्यसभा के कंट्रोल में है। और 16 लोकसभा के कंट्रोल में है। लेकिन हाँ, मेंबर्स में मिक्स रहेंगे। ये जो 8 हैं, 8 कमिटीज़ हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, इन 8 में 31 मेंबर्स होंगे, 31 मेंबर्स, और 21 लोकसभा से होंगे, 10 राज्यसभा से होंगे, ठीक है। और जो इनके जो चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, वो जो चेयरपर्सन होंगे वो जैसे अगर राज्यसभा के अंडर में आता है तो उसको राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है वो वहाँ के चेयरमैन या चेयरपर्सन को नॉमिनेट करेंगे। यहाँ का स्पीकर, यानी लोकसभा के अंडर है तो स्पीकर उसको चेयरपर्सन को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। इनका काम क्या होता है? डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी को जनरली डिमांड फॉर बजट को ध्यान देती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स पे ध्यान देती है, यानी बजट पे ध्यान देती है, और बिल्स को एग्जामिन करते हैं, ठीक है।